अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंडर एड्स एंड HIV को डिस्कस किया था। उसका प्रिवेंशन पार्ट हम डिस्कस करेंगे आज, और उसके बाद में वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रेडफुल इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज कैंसर। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्रिवेंशन ऑफ एड्स। बाकी सब कुछ हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है रिलेटेड टू एड्स, प्रिवेंशन ऑफ एड्स यानी एड्स का बचाव। अब स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एड्स का कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अगर कोई इंसान को, किसी पर्सन को एड्स का इंफेक्शन हो गया तो डेथ इज डेफिनेट। मेडिसिन के थ्रू हम लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, जिंदगी के कुछ साल बढ़ा सकते हैं, बट देयर विल बी डेथ। क्योंकि ये इतनी खतरनाक, इतनी ड्रेडफुल डिजीज है, नॉन क्योरेबल डिजीज है, ऐसी डिजीजेस में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो है ही नहीं। तो डेफिनेटली बेहतर है कि हम इसके बचाव पर ध्यान दें। दूसरा स्टूडेंट, इसका प्रिवेंशन इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एड्स एक ऐसी डिजीज है, HIV इंफेक्शन एक ऐसा इंफेक्शन है जो कोई कंटामिनेटेड फूड, वाटर या एयर के थ्रू नहीं है, वो ऐसे मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होता है जिनको कि हम बहुत अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, सो वी कैन मेक ब्लड बैंक्स सेफर। हम और ज्यादा ध्यान रख सकते हैं ब्लड टेस्टिंग का फॉर HIV इंफेक्शन। मदर टू बेबी हो रहा है तो हम हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए कंपलसरी कर सकते हैं, या इवन प्री प्रेगनेंसी चेकअप के लिए अगर कोई लेडी आती है, कोई कपल प्लान कर रहा है प्रेगनेंसी, जैसा हम लोग हॉस्पिटल्स में करते भी हैं, अब होने लगा है, HIV के लिए उसे चेक किया ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट थर्ड इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है इन्फेक्टेड सिरिंजेस के थ्रू। तो वी कैन इंश्योर कि हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वहां पर डिस्पोजेबल नीडल्स, डिस्पोजेबल सिरिंजेस ही यूज करी जाए, यानी एक सिरिंज एक इंसान पे एक बार यूज करने के बाद थ्रो कर दी जाए, फेंक दी जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ जो है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो है थ्रू इंटरकोर्स, सेक्स। तो हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं अबाउट द यूज ऑफ कॉन्डोम्स, अबाउट नॉट हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स। हम इस तरह से अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, उनके बीच में जागरूकता क्रिएट कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो आगे आ रही हैं, बिकॉज एड्स का कोई क्योर नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको प्रिवेंट किया जाए। सो इफ वी टॉक अबाउट प्रिवेंशन ऑफ एड्स, प्रिवेंशन ही इसका तरीका है, और इसके लिए स्लोगन है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब कि आपको उस चीज की नॉलेज ही नहीं है और उस कारण से ये डिजीज आपको लग गई। सो नोबडी शुड डाई बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस अबाउट HIV इंफेक्शन एंड एड्स। ये मोटिव है एड्स प्रिवेंशन का। कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर हमें ये पता है कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है तो हम बहुत इजीली, रटने की जरूरत नहीं है, हम सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे पहला, ब्लड के थ्रू होता है, सो प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग, प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग टू इंश्योर HIV नेगेटिव ब्लड बीइंग गिवन टू पेशेंट। ब्लड बैंक्स को भी हम मेंटेन करें अच्छे से, सो वी कैन राइट मेंटेनेंस ऑफ ब्लड बैंक्स, ताकि जब ब्लड चढ़ाया जाए तो वो HIV पॉजिटिव ना हो। प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग फॉर HIV इंफेक्शन, पहला तरीका। सेकेंड, क्योंकि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो अगर encourage किया जाए for the use of condoms, that means if we advocate safe sex practices then also it can be prevented. Then syringes के थ्रू हो रहा है, so use of, इस पे strict control हो that there is a use of only disposable, और इसके लिए हम हॉस्पिटल क्लिनिक्स में तो रूल्स लाए ही लाए, प्लस हम लोगों को भी अवेयर करें ताकि अगर उन्हें कोई सिरिंज लगा रहा है तो वो भी पूछ सकते हैं कि डिस्पोजेबल है या नहीं, फ्रेश सिरिंज है या नहीं। सो यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड नीडल्स
private public hospitals, that means government hospitals and clinics right. then needles के थ्रू क्योंकि हो रहा है तो ड्रग एडिक्ट्स में भी बहुत कॉमन होता है, so we can also stop drug abuse. स्टॉप तो नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों को अवेयर करें ड्रग एडिक्शन के डिसएडवांटेजेस के बारे में, जो हम इस क्लास में आगे पढ़ने भी वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. सो कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज. देन मदर से बेबी में, फीटस में ट्रांसफर होता है, तो जो भी HIV के लिए हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह हो गए, प्रेग्नेंट लेडी है, वहां पर रेगुलर चेकअप्स करवाएं ताकि अगर HIV इंफेक्शन पॉजिटिव आता है तो वो टाइमली पता चल जाए, अर्ली पता चल जाए. सो रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV ससेप्टेबल पॉपुलेशन, यानी जो HIV के लिए हाई रिस्क पर हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया. ससेप्टेबल पॉपुलेशन, इनके रेगुलर चेकअप्स के लिए इनको एनकरेज किया जाए, क्योंकि एड्स को लेके बहुत सारे टैबूज हैं. पीपल डोंट गो टू द हॉस्पिटल्स, दे डोंट गो टू द डॉक्टर्स, दे डोंट गेट देमसेल्व्स चेक्ड एंड देन दिस ड्रेडफुल डिजीज हैपेंस. नाउ स्टूडेंट्स, इसके लिए गवर्नमेंट ने, WHO ने भी काफी सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, प्लस NACO जो है, दैट इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता है. नेशनल, इंडिया का एड्स, सी से एड्स को कंट्रोल करना है और कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन. तो NACO एंड NGOs यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन्स करती हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग तरीके से. और इसके लिए वर्ल्ड एड्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन पर्टिकुलरली इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस, सबसे जरूरी है इसमें जागरूकता होना, अवेयरनेस होना, प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए. तो वर्ल्ड एड्स डे जो है, दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन, दिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1st of December एवरी ईयर. ये इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे है. और NACO का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, राइट. इसका सिंबल भी हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. NACO का एड्स के लिए सिंबल जो है इसका क्रॉस होता है रेड कलर का, इस तरह से, लाइक दिस. ऐसा क्रॉस होता है. ये आप जहां भी देखें, मतलब कि एड्स से रिलेटेड वहां बात कही गई है. सो दिस सिंबल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ एड्स, जहां पर की जागरूकता बहुत जरूरी है. सोसाइटी, मेडिकल फ्रेटर्निटी मिलकर ही इस डिजीज का प्रिवेंशन कर सकती है. नाउ, सो हियर वी आर कंप्लीटेड विथ एड्स, विच इज अ वायरल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज. अब हम आज क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट डिजीज. हमने इन्फेक्शियस डिजीज सारी पढ़ ली है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, हेलमिंथिक, फंगल, एवरीथिंग. एड्स हमने डिटेल में पढ़ लिया है. आज जो हम डिजीज शुरू कर रहे हैं वो भी बहुत खतरनाक डिजीज है. नाम सुनते ही चक्कर आ जाते हैं, नाम सुनते ही घबराहट हो जाती है. नॉन इन्फेक्शियस है, हालांकि एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती है. कुछ लोगों में जेनेटिक्स के कारण हाई रिस्क हो सकता है, बट इट इज नॉट ट्रांसमिटेबल. नाम खतरनाक है, कैंसर. नाउ वी टॉक अबाउट कैंसर. नाउ व्हाट इज कैंसर? सबसे पहले तो नाम कहां से आया? कैंसर वर्ड जो है ये क्रैब से आया है. क्रैब मतलब केकड़ा. केकड़े के बहुत सारे पैर होते हैं और फटाफट 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 चल के यहां से वहां पहुंच जाता है. इसी तरह से कैंसर के सेल्स पूरी बॉडी में फैल जाते हैं. कैंसर नाम सुनते ही घबराहट हो जाती है, होनी भी चाहिए. वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल डिजीज, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज, वन ऑफ द मोस्ट डिजीज विच इज टेकिंग लाइफ एवरी डे. हर दिन कई लोग कैंसर से मरते हैं. व्हाट इज दिस कैंसर? एक्चुअली स्टूडेंट्स, कैंसर में
को समझने से पहले हम अपने नॉर्मल सेल्स की बात करते हैं। हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, हम जानते हैं कि वो एक सेल साइकिल को गो थ्रू करते हैं। सेल साइकिल मतलब हमने 11th क्लास में पढ़ा था, पहले G1 फेज होगा, ग्रोथ होगा, फिर डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, जेनेटिक मटेरियल का, फिर G2 फेज होगा और फिर वो डिवाइड कर जाएंगे M फेज, माइटोटिक फेज हो जाएगा। हर सेल इसी तरह से ग्रो करके डिवाइड करता है। और ये जो सेल ग्रोथ है, यानी कि नॉर्मल सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है। दिस इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। मतलब आपको याद है हमने 11th क्लास में सेल साइकिल में पढ़ा था, इसमें चेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे G1 और S के बीच में चेक पॉइंट होगा, देन G2 और M के बीच में एक चेक पॉइंट होता है, ऐसे ही मेटाफेज और एनाफेज के बीच में एक चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट का मतलब है यहां पर चेक किया जाएगा G1 से S में ट्रांसफर होने पे कहीं उस सेल के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आ गए, कोई म्यूटेशन तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर एक बार ये आगे बढ़ गया तो फिर सेल डिवाइड करेगा ही करेगा और फिर वो एबनॉर्मेलिटी और आगे फैल जाएगी। तो इस तरह से 3 पुलिस वाले डंडे वाले चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं। इसीलिए हमारे नॉर्मल सेल्स एक कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल्ड वे में ही ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं। एक तो ये बात है उनमें। दूसरा, हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं इनमें एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नाउ दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है इसका? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब है स्टूडेंट्स कि सपोज एक सेल ग्रो कर रहा है, ये सब आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में ग्रो करके डिवाइड करते हैं। सपोज इतना एरिया है, इसमें उसे ग्रो करना है, डिवाइड करना है, एक सेल ग्रो करेगा, तो कहीं वो अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं कर ले, अनइनहिबिटेड ग्रोथ नहीं कर ले, एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं कर ले, नहीं तो फिर वो प्रेशर क्रिएट करने लग जाएगा। तो जैसे ही वो ग्रो करेगा और दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है अभी तक, वो रुक जाएगी। इस तरह से ये आपस में एक पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रो करेगा और फिर वो डिवाइड कर जाएगा, वो और ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। सो दैट मीन्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब है दैट अ सेल व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ neighboring cell, then its यानी पहले वाले सेल की अनइनहिबिटेड, जो अभी तक इनहिबिटेड नहीं थी, रुकी हुई नहीं थी, लगातार ग्रो कर रहा था, अनइनहिबिटेड ग्रोथ और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इज इनहिबिटेड, वो रुक जाती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी, राइट? सो इट इज द प्रॉपर्टी by virtue of which a cell when comes in contact with the neighboring cell then its uncontrolled growth is inhibited। और इस तरह से ये आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में रहते हैं। बट किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, कोई फिजिकल एजेंट हो सकता है, कोई केमिकल एजेंट हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है, किसी भी कारण से कोई घुसपैठ या बॉडी में आ जाए और वो इन चेक पॉइंट वाले पुलिस वालों को घूस खिला दे, रिश्वत दे दे, कैसे भी डरा धमका के पैसे से कैसे भी अपने काबू में ले ले, तो ये पुलिस वाला अब ग्रीन सिग्नल दे देगा और वो क्या करेंगे, डीएनए में म्यूटेशन कर देंगे, चेंज कर देंगे। वैसे तो डीएनए में जब म्यूटेशन होता है तो ये चेक पॉइंट्स ऐसे सेल को आगे ग्रो ही नहीं करने देते, वो वहीं खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो ये ग्रो नहीं कर पाता, जो म्यूटेशन है वो फैल नहीं पाता, जो हार्मफुल म्यूटेशन है। बट कैंसरस सेल्स जो हैं उनमें कोई बाहर का एजेंट जो कैंसर कॉज करने वाला एजेंट है, जैसे ऑन्कोजन बोलते हैं, अभी हम लिखेंगे, वो कोई म्यूटेशन कॉज करे डीएनए में और इस तरह से म्यूटेशन कॉज करे कि अब हमारे चेक पॉइंट्स उसे पहचान नहीं पाए, उसे सरपास कर दे, उसको टोल का सर्टिफिकेट दे दे, उसको टोल की पर्ची दे दे ताकि वो आगे निकल जाए। और ऐसा सेल
एबनॉर्मली जब ग्रो करेगा, साथ में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, तो अब अगर आसपास के लोग, आसपास के सेल भी उसको कोशिश करेंगे रोकने की, तो वो रुकता नहीं है, वो उनको प्रेस करके बढ़ता जाता है, मल्टीप्लाई करता जाता है, ग्रो करता जाता है धक्का देके, और कई बार ऑर्गन के बाहर तक निकल आता है, एक मास ऑफ सेल्स बना लेता है, एक गठान बना लेता है, और उस गठान को हम ट्यूमर कहते हैं, राइट। कैंसर अभी तक नहीं पढ़ा है हमने, हम उसे ट्यूमर, गठान कहते हैं। गठान या ट्यूमर दो तरह का हो सकता है। अगर वो गठान या ट्यूमर जिस जगह पर अराइज हुआ है, जिस ऑर्गन में, वही रहे, दूसरी जगह फैले नहीं, तो उसे बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। वो स्प्रेड नहीं हो रहा, वो इतना डेंजरस नहीं है, उसको भी ट्रीट करना पड़ेगा, बट वो ऐसा खतरनाक डेंजरस नहीं है। बट अगर वो वहां से कुछ सेल्स ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में पहुंच जाएं, वहां भी फिर ऐसे ही कॉन्टैक्ट इनहिबिशन तो है नहीं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, एबनॉर्मल ग्रोथ है, एबनॉर्मल डिवीजन है, वहां पे फिर एक मास, एक ट्यूमर कर ले, तब इस तरह के ट्यूमर को मेलिग्नेंट ट्यूमर या एक्चुअली कैंसरस ट्यूमर कहते हैं। वो है कैंसर। कैंसर का मतलब ही है ऐसा ट्यूमर, ऐसी गठान जो एक ही जगह रेस्ट्रिक्टेड ना रहे, वो और जगह फैल जाए। इस फैलने की प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो हमारे नॉर्मल सेल की अगर हम बात करें, तो इसमें एक तो कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ एंड डिवीजन है, और दूसरा दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और इसीलिए इनका लाइफ स्पैन फिक्स्ड रहता है। बट कैंसरस सेल्स जो हैं, उनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन होगा, उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी, इसीलिए उनका लाइफ स्पैन फिक्स नहीं रहेगा, राइट। और ये सब क्यों हो रहा है? बेसिकली म्यूटेशन के कारण। चेक पॉइंट्स अब वर्क नहीं कर पा रहे हैं। वो कौन से एजेंट्स हैं जो ये सब करेंगे, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। प्लीज नोट दिस डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, आइए अब हम इन कैंसरस सेल्स के बारे में लिखते हैं कि ये नॉर्मल सेल से कैसे डिफरेंट है। सो नॉर्मल सेल से कैसे डिफरेंट है कैंसरस सेल्स? what do we mean by actually these cells? कैंसर का क्या मतलब है? कैंसर इज एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन। ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज एबनॉर्मल, और इन पे कोई कंट्रोल नहीं है, चेक पॉइंट्स नहीं है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं शो कर रहा। सो एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल्स। ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया कि एक्चुअली कैंसर जब फैलता है तब कहते हैं, अदरवाइज बिनाइन ट्यूमर नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं। एनीवेज, सो दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यानी कैंसरस सेल्स में एक तो एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन मिलेगा, जबकि नॉर्मल सेल्स में भी अभी हमने देखा था कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन मिलता है। सेकेंडली, cancerous cells lose the very important question डायरेक्ट आता है इस पे, the property of contact inhibition, यानी अब दूसरे आसपास के सेल्स इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ को रोक नहीं पाएंगे, ये उनको प्रेशर बनाता हुआ, डिवाइड करता हुआ आगे बढ़ता ही जाएगा। सो दिस इज अगेन अ very important point that they have lost the property of contact inhibition, और इसीलिए इनका लाइफ स्पैन इज नॉट फिक्स्ड। तो कई बार स्टूडेंट स्कूल्स में 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल्स, तो हमें ये 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं। नाउ कैंसरस सेल्स जो हैं ये लगातार बढ़ते जाएंगे बिकॉज दे हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड हेंस they produce a mass of cells, एक गठान बना लेंगे, mass of cells, and this is known as tumor। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इसको नियोप्लाज्म भी लिखते हैं। एक्चुअली नियोप्लाज्म भी उस वाले ट्यूमर को बोलते हैं जो कि एक से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड होता है, तब नियोप्लाज्म बोलते हैं टेक्निकली।
हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी यही कॉन्सेप्ट है, राइट। बट कुछ बुक्स में यहीं पर लिख देते हैं ट्यूमर या नियोप्लाज्म। कायदे से बिनाइन ट्यूमर जो एक ही ऑर्गन में रेस्ट्रिक्ट रहते हैं उन्हें ना तो कैंसर कहते हैं और ना उन्हें नियोप्लाज्म कहते हैं। ये आपको समझ आना चाहिए। सो मास ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर। नाउ जो ट्यूमर्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। सो ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, राइट। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम देखते हैं उनके कौन से टाइप्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो ट्यूमर्स हैं जैसा अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो ये गठान सिर्फ उसी ऑर्गन में रहे, दूसरे ऑर्गन में, दूसरी एरिया में जहां ओरिजिनेट हुई है उसके अलावा कहीं और फैले नहीं, जिसे हमने बिनाइन ट्यूमर कहा। और दूसरा, अगर ये फैले तब उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसरस ट्यूमर या नियोप्लाज्म कहते हैं। सो दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, बिनाइन ट्यूमर। जैसे कॉमनली बीइंग अ गायनेक, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके ओवरी में गठान है या यूट्रस में गठान है, फाइब्रॉइड है, दैट इज ऑल्सो ट्यूमर। पेशेंट एकदम से घबरा जाता है, देन वी काउंसिल देम, इट इज नॉट कैंसरस। पहला सवाल ही, पहला क्वेश्चन यही होता है, कैंसर है क्या? हर गठान कैंसर नहीं होती, एवरी ट्यूमर इज नॉट कॉल्ड कैंसर। सो पहला है बिनाइन ट्यूमर एंड सेकेंड इज मैलिग्नेंट। इसीलिए कैंसर को मैलिग्नेंसी भी कहते हैं। ये एक्चुअली कैंसर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, और दिस इज एक्चुअली कैंसरस ट्यूमर यानी कैंसर, और नियोप्लास्टिक ट्यूमर, कई बार नियोप्लाज्म भी लिख देते हैं। ये है असली कैंसर, ये रिपोर्ट में अगर आता है देन देयर इज कैंसर। बाकी बिनाइन वाले को हम और क्या कह सकते हैं? नॉन कैंसरस ट्यूमर। ये कैंसर एक्चुअली नहीं है, बट हाँ ट्यूमर है इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। नॉन कैंसरस या नॉन मैलिग्नेंट भी कहते हैं। नॉन मैलिग्नेंट, क्या डिफरेंस है इनके बीच में? नंबर 1, जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये जहां ओरिजिनेट होता है वहीं पे मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहेगा। सो दिस वी कैन से दैट इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द साइट ऑफ ओरिजिन। दैट मीन्स इट डज नॉट स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स। आपने सुना होगा ना, कैंसर फैल गया, थर्ड स्टेज का कैंसर, कैंसर फैल गया। ये फैलने का क्या मतलब है? पता पड़ा यूट्रस का कैंसर था, लंग्स में भी ट्यूमर बन गया। ये सब उस कैंसर की बात है मैलिग्नेंट की। बिनाइन में तो एक ही जगह, अगर यूट्रस में बिनाइन ट्यूमर है तो वहीं रहेगा, वो दूसरी जगह नहीं जाएगा। सो इट डजंट स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स, अदर प्लेसेस, वेयर एज यहां पर दिस स्प्रेड्स टू अदर ऑर्गन्स और एरियाज बाय, कैसे स्प्रेड होगा? कोई भी सेल कैसे स्प्रेड होता है? फ्लूइड्स के थ्रू, जो भी बॉडी फ्लूइड्स है। कौन से दो मेन बॉडी फ्लूइड्स है? ब्लड या लिम्फ, राइट। ये जो प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चन आता है, स्प्रेडिंग ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसरस सेल्स from one organ to another organ by blood or fluid, this is known as metastasis. This is known as metastasis. Metastasis का मतलब है कि वो कैंसरस ट्यूमर फैल गया है दूसरे ऑर्गन्स में भी। इसका मतलब ही होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि यहां पर देयर इज नो मेटास्टेसिस, देयर इज नो मेटास्टेसिस, ये फैल नहीं रहा, राइट। और ऑलराइट, नाउ ये वाले जो ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स, ये जनरली स्लो ग्रोइंग होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बहुत फास्ट ग्रोइंग होते हैं। इसीलिए कैंसर में भी राइट टाइम पे डायग्नोसिस बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत जल्दी, आई रिमेंबर वी हैड अ पेशेंट एट आवर हॉस्पिटल, आई वाज डूइंग माय पीजी एट दैट टाइम।
वो लेडी जो थी उसको शी वॉज अबव 50 ईयर्स, मीनोपॉजल थी, उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो चुकी थी एंड शी केम टू अस कि 2 साल पहले मेरे मेंसेस बंद हो चुके हैं और अब मुझे स्पॉटिंग दिखी है। हमने इमीडिएटली, अगर मीनोपॉजल लेडी में ब्लीडिंग है तो दिमाग की घंटियां बज जाती है, इट इज अ साइन ऑफ डेंजर, उसकी तुरंत बायोप्सी करी, वील टॉक अबाउट दैट, और हमने उसको टेस्ट किया तो उसमें मेलिग्नेंट कैंसर आया यूट्रस का, और हमने उसको बोला कि आप तुरंत जो कैंसर हॉस्पिटल है वहां पे आप एडमिट होइए एंड यू गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। आजकल बहुत सारे कैंसर्स का ट्रीटमेंट है, और किसी भी कारण से, बेसिकली लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, घबराहट, डर के कारण, अगर आप डर रहे हैं किसी चीज से, यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू गेट इट डन। घबराने से, घर बैठने से कुछ नहीं होगा। करीब 1.5 मंथ के बाद में उसकी फैमिली का ही कोई और मेंबर, कोई और लेडी अपनी किसी और गायनिक प्रॉब्लम से हमारे पास में आई, और जब हमने उस लेडी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अराउंड 15 डेज बैक शी पास्ड अवे, शी डाइड। व्हाई? शी डिड नॉट गो टू द हॉस्पिटल। तो इतना तेजी के साथ ये फैलता है। उस टाइम पे लोकलाइज्ड था, उस टाइम पर वो नहीं फैला था, और 15 दिन के अंदर उसने पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लिया, तभी से केकड़े की तरह बहुत फास्ट ग्रो करता है। हम वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। यहां पे स्लो ग्रोथ होती है, इट शोज स्लो ग्रोथ, जबकि यहां पर बहुत फास्ट और रैपिड ग्रोथ होती है, राइट? हालांकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में एक लेटेंट स्टेज भी होती है, यानी शुरू में ही स्लो ग्रोइंग होता है और उसके बाद में उस टाइम पर कोई सिम्टम्स भी नहीं आते हैं, तब तक उसे लेटेंट स्टेज बोलते हैं, और फिर वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। जबकि यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहां पर तो वो पूरा ही टाइम स्लोली ग्रो करता रहता है। सो हियर वी कैन जस्ट राइट दैट देयर इज नो लेटेंट स्टेज, पूरा ही टाइम स्लो ग्रोथ है, कोई लेटेंट पीरियड या लेटेंट स्टेज नहीं है। जबकि यहां पर लेटेंट स्टेज इज प्रेजेंट। लेटेंट का मतलब ही हम जानते हैं ऐसी स्टेज जब सिम्टम्स नहीं है, उस समय इस ट्यूमर की स्लो ग्रोथ है। सो देयर इज इनिशियल, शुरुआत का है ये, इनिशियल स्लो ग्रोथ विथ नो सिम्टम्स, इस पीरियड को लेटेंट स्टेज बोलते हैं। इसमें तो पूरे टाइम स्लो ग्रोथ होती है। सो ये बेसिकली 2 टाइप के ट्यूमर्स हैं। अगर एक ही जगह जहां ओरिजिनेट हुआ वहीं रेस्ट्रिक्टेड है वो गठान, तो बिनाइन, नॉन कैंसरस, नॉन मेलिग्नेंट, मेटास्टेसिस शो नहीं करेगा, यानी एक से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड नहीं होगा, स्लो ग्रोथ होगी, इसीलिए इट इज लेस डेंजरस और लेस हार्मफुल, ये इतना खतरनाक नहीं है। जबकि ये बहुत फास्ट ग्रो करता है, एक से दूसरे ऑर्गन को, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेता है, इसीलिए दिस इज वेरी डेंजरस, लाइफ टेकिंग है, ये फेटल है, लाइफ टेकिंग है। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, लाइफ टेकिंग, डेंजरस कौन सा वाला है, फास्ट ग्रोथ किस में है, मेटास्टेसिस किस में होता है, व्हाट डू वी मीन बाय मेटास्टेसिस? मेटास्टेसिस मतलब वो फिनोमिना जिसमें कि ट्यूमर सेल्स एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो रहे हैं बाय मीन्स ऑफ ब्लड और लिम्फ, राइट? यू नोट दिस डाउन, देन वील रीड मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अबाउट कैंसर। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि रेस्ट्रिक्टेड मीन्स आप इस तरह भी लिख सकते हैं दैट दिस रिमेन्स लोकलाइज्ड। ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, ये एक लोकल जगह पे जहां स्टार्ट हुआ है बस वहीं रहता है। और एक और इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी कौन सी है, तो कौन सी है? ये मैलिग्नेंट क्यों है? क्योंकि ये एक से दूसरी जगह फैल सकता है। क्यों फैल सकता है? क्योंकि ये स्प्रेड हो सकते हैं, ये वाले कैंसरस सेल्स, ब्लड और लिम्फ के थ्रू, यानी मेटास्टेसिस। सो दिस इज द, वी कैन जस्ट राइट दैट दिस इज द मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, सबसे खतरनाक, सबसे डरावनी प्रॉपर्टी यही है कि ये फैल सकता है, राइट? इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन बॉडी टू ऑर्गन टू दी अदर बॉडी ऑर्गन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कैंसर्स। और अब कैंसर से हमारा मतलब क्या होगा? मैलिग्नेंट कैंसर्स। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिनाइन ट्यूमर्स, ये तो हमने पढ़ा कि मैलिग्नेंट का मतलब क्या है, जो फैल सकते हैं, जो मेटास्टेसिस शो करते हैं। Now let's talk about cancer types। और यहां जो हम कैंसर्स की बात करेंगे अब से, वो मैलिग्नेंट ग्रोथ्स होंगे,
राइट, मैलिग्नेंट ग्रोथ या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करेंगे, ट्यूमर्स। क्या क्राइटेरिया है? जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो कोई क्राइटेरिया होता है। इसका क्राइटेरिया ये है कि किस तरह का टिश्यू इन्वॉल्व हुआ है। सो दिस इज द बेसिस इज टाइप ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व्ड, राइट, टाइप ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व और अफेक्टेड। ठीक है, अब कुछ कैंसर्स होते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू को अफेक्ट करते हैं, यानी एपिथेलियम टिश्यू हम जानते हैं जो बॉडी के ऑर्गन्स या पूरी बॉडी यानी स्किन की लाइनिंग फॉर्म करते हैं, और एपिथेलियम में भी जो एक्टोडर्मल ओरिजिन के रहते हैं। सो फर्स्ट इज उस तरह की मैलिग्नेंट ग्रोथ को जो एपिडर्मिस को, एपिथेलियल टिश्यू को इन्वॉल्व करते हैं, ऐसे कैंसर जो एपिथेलियल सेल्स के कैंसर हैं, वहां पे एपिथेलियल सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी, उन्हें कहते हैं कार्सिनोमास। मेजॉरिटी 85% कैंसर यही वाले होते हैं, ऑलमोस्ट 85%, 85% केसेस। क्या है ये है मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, और वी कैन जस्ट राइट एपिथेलियम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, एपिथेलियम जो बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन्स को लाइन करती है, ये सबसे ज्यादा होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है सारे ज्यादातर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर, कौन कौन से मेन कैंसर सुने आपने? ब्रेस्ट कैंसर सुना होगा, लंग कैंसर सुना होगा, यूट्रस का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, स्किन कैंसर, स्टमक का कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर, जितने भी कॉमन कैंसर्स हैं वो सब कार्सिनोमा होते हैं, कैंसर्स एक्सेट्रा, ये मोस्ट कॉमन है। नाउ सेकेंड टाइप है जो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। ये तो कैसा होगा? एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। कुछ कैंसर्स होते हैं जो ऐसे सेल्स में होते हैं जो कि प्रिमिटिव मीजोडर्म से बने, और मीजोडर्म से क्या बनता है? जैसे बोन्स हैं, मसल्स है, हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है, उन्हें हम क्या कार्सिनोमा नाम नहीं देते, उन्हें हम सार्कोमा कहते हैं, जो बहुत रेयर होते हैं, लेस देन 1% कैंसर इस तरह के होते हैं, सार्कोमास। दे आर वेरी रेयर, सबसे रेयर होते हैं, लेस देन 1% केसेस, राइट। क्या है ये भी मैलिग्नेंट। अब आप क्या समझते हो स्टूडेंट्स? मैलिग्नेंट ग्रोथ मतलब ऐसी ग्रोथ, ऐसे कैंसरस सेल्स जो फैल सकते हैं, मेटास्टेसिस शो कर सकते हैं बहुत फास्ट। सो इट इज मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू कैसा है? मीसोडर्मल है, प्रिमिटिव मीसोडर्मल टिश्यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीसोडर्मल। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? जैसे कि बोन ट्यूमर्स, बोन के जो कैंसर्स हैं, बोन सार्कोमा, देन मसल सार्कोमा, देन एडिपोज टिश्यू, याद है आपको? ये सब हमने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा है, जो फैट का टिश्यू होता है, एडिपोज सार्कोमा। देन लिम्फॉइड टिश्यू का सार्कोमा, लिम्फॉइड टिश्यू सार्कोमा, ये सब मीजोडर्मल ओरिजिन के हैं। बोन सार्कोमा को कहते हैं ऑस्टियोमा। ये क्वेश्चन पूछते हैं, हम वैसे भी समझ सकते हैं। ओमा वर्ड ट्यूमर के लिए लगाते हैं, बोन के लिए ऑस्टियो वर्ड यूज करते हैं, तो ऑस्टियोमा। मसल के लिए क्या होगा बताइए? मसल के लिए क्या यूज करते हैं? मायो, तो क्या हो जाएगा? ट्यूमर, मायोमा। एडिपोज के लिए एडिपोमा, एडिपोमा। लिम्फॉइड टिश्यू है तो लिम्फोमा, लिम्फोमा, राइट। मोस्ट कॉमन लिम्फोमा, दो लिम्फोमास बहुत कॉमन है, बस आपको पता होना चाहिए। एक है हॉचकिन्स लिम्फोमा और एक होता है नॉन
हॉजकिंस लिम्फोमा, जिसे NHL बोलते हैं, ज्यादातर यही वाला होता है, 80-85% यही वाला होता है, 20% हॉजकिंस लिम्फोमा होता है। लिम्फॉइड टिश्यू का ट्यूमर है, लिम्फॉइड सेल्स एबनॉर्मली अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो कर रहे हैं। हॉजकिंस लिम्फोमा के लिए एक पॉइंट अपने को आना चाहिए, मैं यहां लिख देती हूं उसको। हॉजकिंस लिम्फोमा में रीड स्टर्नबर्ग नाम के सेल्स मिलते हैं जो बहुत डायग्नोस्टिक होते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, आपको इसकी डिटेल्स में बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो हॉजकिंस लिम्फोमा का डायग्नोसिस जो है वो है रीड स्टर्नबर्ग सेल। क्वेश्चन आता है कि रीड स्टर्नबर्ग सेल किसके डायग्नोसिस में यूज होते हैं? रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, बस ये पता होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको नोट डाउन कर लिया है। सो कार्सिनोमा एपिथेलियम का कैंसर, मेजॉरिटी यही होते हैं। सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म का कैंसर। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड टाइप, क्योंकि ये 85% है, ये लेस देन 1% है, तो बाकी 10 to 15% कौन से वाले हैं? नोट दिस डाउन, वी विल टॉक अबाउट इट। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो एडिपोमास हैं, एडिपोज टिश्यू वाले, इन्हें लाइपोमास भी बोलते हैं, क्योंकि एडिपोज टिश्यू को लिपिड मेनली उसमें है, तो लिपिड से आप लाइपोमा भी याद रख सकते हो। नाउ थर्ड कैटेगरी जो है वो होती है जिसे कहते हैं ल्यूकीमियाज। आपने कॉमनली सुना होगा ब्लड कैंसर्स जो होते हैं, राइट? टीवी में, सीरियल्स में, मूवीज में भी दिखाते हैं कि ब्लड कैंसर का बहुत नाम सुना होगा। उन्हें ही कहते हैं, उनका जो टेक्निकल टर्म है दैट इज ल्यूकीमिया, कॉमनली कॉल्ड ब्लड कैंसर। मतलब इसमें जो ब्लड सेल्स हैं, मेनली WBCs, उनकी अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, डिवीजन होने लगता है, या तो उनका या उनके जो प्रीकर्सर्स हैं बोन मैरो में। तो इसमें मेनली बोन मैरो के अंदर बहुत सारे प्रीकर्सर्स अबनॉर्मली फॉर्म हो रहे हैं WBC के। तो WBC काउंट बॉडी में बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। सो दिस इज बेसिकली अनचेक्ड proliferation of WBC and their precursors in the bone marrow. WBC count will rise. Leukocyte, इसीलिए ल्यूकीमिया, WBC count increase. RBC काउंट जनरली इसमें डाउन हो जाता है, मेन WBC वाले ब्लड सेल्स इसमें बढ़ते हैं ल्यूकीमियाज में। नाउ कुछ और हम अगर कैंसर्स के नाम की बात करें तो एक होता है कैंसर ऑफ मिलानोसाइट्स। मिलानोसाइट्स क्या है स्टूडेंट्स? स्किन के पिगमेंट सेल्स होते हैं, हमने 11th में पढ़ा है, पिगमेंट सेल ऑफ स्किन। इनका अगर कैंसर होता है तो उसे मिलानोमा बोलते हैं। इजी है स्टूडेंट, ओमा वर्ड लगा दीजिए, सो मिलानोमा। ऑस्टियोमा मतलब बोन का, मायोमा मतलब मसल का, लाइपोमा मतलब लिपिड यानी एडिपोज टिश्यू का, लिम्फोमा मतलब लिम्फॉइड टिश्यू का। ऐसे ही एक होता है जो नर्वस सिस्टम में ग्लियल सेल्स होते हैं। याद है आपको, एक तो न्यूरॉन्स थे और एक ग्लियल सेल्स थे। न्यूरॉन्स में तो डिवीजन होता नहीं है, ग्लियल सेल्स जो सपोर्टिंग सेल्स हैं उनमें डिवीजन होता है। अगर उनमें कैंसर हो जाए यानी अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डिवीजन, तो ग्लियल सेल्स के कैंसर को कहेंगे ग्लायोमा। ग्लायोमा। देन अगर ग्लैंड्स का कैंसर हो जाए, कोई भी ग्लैंड के सेल का, तो उसे एडिनोमा कहते हैं। कई बार एडिनो कार्सिनोमा भी कहते हैं अगर उस ग्लैंड के एपिथेलियम का ट्यूमर हुआ है, अदरवाइज एडिनोमा, राइट? सो मेलेनोमा, एडिनोमा, ग्लायोमा, ऑस्टियोमा, मायोमा, लाइपोमा, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, ये सब टर्म्स आपको आने चाहिए, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कैंसर। अभी तक हमने देखा कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या अंतर है, कैंसर सेल्स की क्या खासियत है, एबनॉर्मल ग्रोथ है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज हो गई है, और
लाइफ स्पैन इसलिए डेफिनेट नहीं रहा है, मास ऑफ सेल्स ट्यूमर बनाएंगे, अगर वो ट्यूमर में मेटास्टेसिस नहीं हो रहा, एक ही जगह लोकलाइज्ड है, तो बिनाइन ट्यूमर, नॉट डेंजरस, नॉट वेरी डेंजरस। अगर मेटास्टेसिस हो रहा है यानी इट इज गेटिंग स्प्रेड टू अदर पार्ट्स बाय ब्लड और लिम्फ एंड इज वेरी वेरी डेंजरस, फास्ट ग्रोइंग, देन इट इज कॉल्ड मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स किस टिश्यू को इन्वॉल्व कर रहे हैं उस बेसिस पे 3 टाइप के, कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकीमिया। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नाउ कैंसर हो क्यों रहा है उसको पढ़ने से पहले आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में लिख लें नोट के अंदर ही। नंबर 1 पॉइंट इज दैट स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड, कैंसर वर्ड के लिए ऑन्को वर्ड भी यूज करते हैं, तो इसकी स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जैसे कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। सो ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। देन कैंसर डे कब सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड कैंसर डे, ताकि उस दिन लोगों में कैंसर को लेके अवेयरनेस क्रिएट की जाए। जैसे एड्स डे 1 दिसंबर है, कैंसर डे 4 फरवरी होती है। सो दिस इज 4 फरवरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। इसके अलावा हमें एक पॉइंट और समझना पड़ेगा कि कैंसरस सेल्स, मेलिग्नेंट कैंसरस सेल्स जब ग्रो करते हैं इतना अनकंट्रोल्ड वे में, तो अगर किसी की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो उसको न्यूट्रिशन भी तो ज्यादा चाहिए। तो ये क्या करते हैं, जो आसपास के नॉर्मल सेल्स हैं उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं, उनके साथ कंपीट करते हैं और उनसे सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो खुद तो बढ़ते जाते हैं, एबनॉर्मली ग्रो एंड डिवाइड करते जाते हैं, और नॉर्मल सेल्स बेचारे मरते जाते हैं। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो कैंसरस सेल्स compete with normal cells for vital nutrients। एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वो compete करते हैं, इंपॉर्टेंट, vital मीन्स जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है उसके लिए, राइट? आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इस कैंसर के कॉजेस पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं what are the causes of this cancer and how it affects the various genes। actually students, कैंसर का मेन कारण होता है म्यूटेशन। जब भी कोई भी चेंज हो जाएगा, अगर डीएनए में कोई भी म्यूटेशन हो जाएगा जिस कारण से वो सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स को क्रॉस कर जाएगा बिना चेक हुए, देन दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू द अदर सेल्स एज वेल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट causes of cancer। now कैंसर जो है स्टूडेंट्स, इसे कॉज करने वाले जो भी एजेंट हो, चाहे वो कोई फिजिकल एजेंट हो, कोई रेज वगैरह हो, कोई केमिकल्स हो, कोई बायोलॉजिकल यानी कुछ वायरसेस हो, उन सबको ऑन्कोजेंस कहते हैं, क्योंकि ऑन्को वर्ड अभी अभी हमने देखा कैंसर के लिए यूज करते। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैंसर कॉजिंग agent is known as oncogen, right? oncogen, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, oncogen। अब oncogens कैसे कैसे हो सकते हैं? it can be a physical agent। अब इसमें जो हमें याद रखना है, फिजिकल में यानी कोई ना कोई रेडिएशंस है। कैसे कैसे रेडिएशंस हो सकते हैं? 2 टाइप के, या तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो मोर डेंजरस होते हैं, लाइक एक्सरेज, गामा रेज, ये आपको याद होना चाहिए। सो आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्सरेज, गामा रेज, या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी होते हैं जो मेनली जैसे यूवी रेज होती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस और रेज लाइक यूवी रेज। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, एज इट इज लाइन है, क्योंकि हमें याद होना चाहिए। ये क्या करते हैं? डीएनए का डैमेज कर देते हैं, और डीएनए का जो डैमेज है उसके कारण उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डिविजन होने लगता है, एंड देन दे गेट स्प्रेड टू द होल बॉडी। So basically what these radiations are doing,
damage DNA and then they cause cancer. Right? Now, second, कोई केमिकल एजेंट हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ हम केमिकल लिखते हैं और दूसरी तरफ वो कौन सा कैंसर कर रहा है वो लिख लेंगे हम। ठीक है, यहां मैं लिखती हूं एजेंट और यहां हम लिख देते हैं जो भी वो कैंसर कॉज करेगा, जो भी मतलब जिस ऑर्गन का कैंसर कॉज करेगा। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं लेट्स से स्किन एंड लंग का, तो सबसे पहले सूट जो है और कोल टार जो है, कोयले का कोल टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल टार पे पर्टिकुलरली क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज 2,3 बेंजोपायरीन और ये दोनों ही स्किन एंड लंग दोनों का कैंसर कॉज करते हैं, तो स्किन एंड लंग्स, और ये भी सेम हो जाएगा स्किन एंड लंग्स। नाउ थर्ड again is very very important and that is smoke. स्मोक में, सिगरेट स्मोक्स में जो कंपाउंड होता है वो होता है, ये पूछते हैं एन नाइट्रोसो डाई मिथिलीन, एन नाइट्रोसो डाई मिथिलीन। ये कोल टार और स्मोक का आपको अच्छे से आना चाहिए और हम जानते हैं कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, सो वी विल जस्ट राइट लंग कैंसर। इसके अलावा लंग कैंसर और किस किस से हो सकता है, मस्टर्ड गैस, देन निकल, देन क्रोमियम, ठीक है, इन सब से भी लंग कैंसर होता है। देन नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कैडमियम ऑक्साइड। कैडमियम ऑक्साइड जो है, इससे मेल्स में प्रोस्टेट का कैंसर कॉमन है, प्रोस्टेट। ऐसे ही फीमेल्स में कॉमन कैंसर जो है वजाइना का वो होता है डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल। आपको याद है हमने पढ़ा भी था DES, दैट इज डाई इथाइल स्टिलबेस्टेरॉल। ये फीमेल्स में इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वजाइनल कैंसर्स। देन इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो लिवर का कैंसर करते हैं, जिनमें से एक है अफ्लाटॉक्सिन एंड विनाइल क्लोराइड। ये दोनों लिवर कैंसर कॉज करते हैं, ये सब केमिकल्स हैं। नाउ अफ्लाटॉक्सिन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है, DES पे बहुत क्वेश्चन आता है, स्मोक और कोल टार, ये चार सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे सब इंपॉर्टेंट है। अफ्लाटॉक्सिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक फंगस का, मोल्ड का मेटाबोलाइट है, उसका प्रोडक्ट है। सो लेट अस राइट दैट दिस अफ्लाटॉक्सिन इज अ मोल्ड यानी फंगल मेटाबोलाइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इट्स अ मोल्ड और फंगल मेटाबोलाइट। सो देयर कैन बी फिजिकल एजेंट्स लाइक रेडिएशन, यू मस्ट नो आयोनाइजिंग कौन से, नॉन आयोनाइजिंग कौन से, देन केमिकल एजेंट्स, और थर्ड होगा बायोलॉजिकल एजेंट्स। ना बायोलॉजिकल एजेंट का मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कैंसर कॉज करेगा, और वो मेनली क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं। और ऐसे वायरसेस को, क्योंकि वो ऑन्कोजन की तरह काम कर रहे हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरसेस। इनके अंदर एक स्पेशल जीन होता है जिसे वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं या वी जीन कहते हैं, और इसी से ये कैंसर कॉज करते हैं। सो दे हैव वी जीन, दैट इज वायरल ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन मतलब ऐसा जीन जो कैंसर कॉज कर सकता है और वायरस के अंदर मिल रहा है, इससे फिर वो कैंसर कॉज करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी हम बात करेंगे, राइट? पहले हम इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। आपको याद है स्टूडेंट्स, हमने जब हेपेटाइटिस पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का जो इन्फेक्शन है, जो वायरस है, वो लेटर ऑन लिवर का कैंसर कर सकता है, क्योंकि उन वायरसेस में दे आर एक्टिंग लाइक ऑन्कोजेंस, दे हैव दिस जीन, वी जीन, वायरल ऑन्कोजीन, जिससे कि वो कैंसर में नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो द एग्जाम्पल्स आर
हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस, राइट, एंड देन एक और होता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। हेपेटाइटिस बी और सी का जो वायरस है वो लिवर का कैंसर कॉज करेगा, जबकि हर्पीस जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। दिस इज वेरी कॉमन फॉर सर्वाइकल कैंसर्स इन फीमेल्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लिवर का कैंसर कौन करता है? हेपेटाइटिस बी एंड सी, और सर्वाइकल कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एचएसवी। इसके अलावा और भी वायरसेस हैं जैसे ईबीवी, एप्स्टीन बार वायरस, और भी कई वायरसेस हैं, कापोसी सार्कोमा होता है, बट हम उसकी डिटेल्स नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे एचआईवी वायरस है, उससे कापोसी सार्कोमा हो जाता है। इतने सारे नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट लिवर का हेपेटाइटिस बी और सी, और सर्वाइकल कैंसर के लिए हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस जो है दे एक्ट एज बायोलॉजिकल ऑन्कोजेंस। यू नोट दिस डाउन। फिर हम देखेंगे कि कैसे ये जीन्स कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में। प्लीज नोट दिस डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो वायरसेस हैं हेपेटाइटिस बी, सी, एचएसवी वायरस, ईबीवी दैट इज एप्स्टीन सार्कोमा, एप्स्टीन बार वायरस, ये जनरली रेट्रो वायरसेस होते हैं। इनमें से कुछ डीएनए है, कुछ आरएनए है, उतनी डिटेल हमें नहीं पढ़नी। हाँ, इतना तो हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी का डीएनए वायरस है, हेपेटाइटिस सी का आरएनए वायरस है। एनीवेज, नाउ कैसे ये जीन्स कैंसर कॉज करते हैं, कैसे इनमें क्या चेंजेस होते हैं? नाउ एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये देखा गया कि हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स, उनमें दो टाइप के जीन्स होते हैं, राइट। मैं लिख देती हूं यहां पे कैंसर एंड जीन्स। इनमें दो टाइप के जीन्स हैं। एक ट्यूमर सप्रेसर जीन, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऐसा जीन जो ट्यूमर्स को सप्रेस करेगा, यानी कि कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट नहीं होने देगा नॉर्मल सेल को। अगर वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो रहा है किसी भी ऑन्कोजन के कारण, तो वो उसको खत्म कर देगा, मार देगा, ताकि वो आगे ना डिवाइड हो। और दूसरा जीन होता है हमारे नॉर्मल सेल में, हर सेल में टेंडेंसी होती है कैंसरस बनने की। क्यों? क्योंकि उनके पास एक जीन होता है जिसे सेल्यूलर ऑन्कोजीन कहते हैं, यानी सेल के पास एक जीन होता है जो नॉर्मली इनएक्टिवेटेड होता है बिकॉज ऑफ दिस ट्यूमर सप्रेसर जीन, या इसे प्रोटो ऑन्कोजीन भी कह सकते हैं। ऑन्कोजीन, प्रोटो मीन्स अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इसे ऐसे भी लिखते हैं सी ऑन्क जीन, सेल्यूलर ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन। नॉर्मली ये ट्यूमर सप्रेसर, दिस इज ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसके थ्रू सप्रेस्ड रहता है। बट अगर कोई वायरल ऑन्कोजीन बॉडी में एंटर होता है, या कोई भी और एजेंट, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, अगर वो कुछ ऐसा करे कि ट्यूमर सप्रेसर जीन सप्रेस हो जाए, तो प्रोटो ऑन्कोजीन अपना इफेक्ट शो करेगा और वो नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर देगा इनटू कैंसरस सेल्स। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जो वी ऑन्कोजीन्स हैं, दे कन्वर्ट नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। कैसे? यही चेंज करके ट्यूमर सप्रेसर जीन को सप्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे नॉर्मल सेल के पास टेंडेंसी है कैंसरस में कन्वर्ट होने की, एंड इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग एबनॉर्मली। सो ये तीन जीन्स होते हैं जो रिलेटेड हैं टू द कैंसर, और ये हर नॉर्मल सेल में ये दोनों जीन्स भी मिलते हैं। नाउ यहां पर एक और नोट हमें पता होना चाहिए कि हमारी सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए जीन होता है P53 जीन। इसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो सेल साइकिल अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, बिकॉज P53 प्रोटीन रेगुलेट करता है सेल साइकिल को। तो अब क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो गया तो करेक्ट P53 प्रोटीन नहीं बन पाएगा, सेल साइकिल का रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से सेल एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डिवीजन शो करेगा। सो इफ देयर इज अ
mutation in the p53 gene, then that can also lead to the formation of cancerous cells, right? और ये जो डिस्कवरी की थी इस बात की, let me write here, this was discovered by अर्नोल्ड, वो बिल्डर वाला अर्नोल्ड नहीं, अर्नोल्ड लेनिस नाम के साइंटिस्ट ने. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर्स. इस जीन में अगर म्यूटेशन हो गया तो नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स, दे विल बी कन्वर्टेड, राइट? सो दिस इज अबाउट द जीन रिलेशन. Now we will talk about the diagnosis, how to diagnose a cancer. Now diagnosis की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एक पहले हम एक सिंपल पॉइंट लिख लेते हैं जो आपको सिर्फ याद करना है. एक सेल्स होते हैं हेला सेल्स, सिर्फ नाम याद करना है. ये एक्चुअली जिस इंसान में से जिसे कैंसर था जो बाद में मर गया था उसकी बॉडी से कुछ सेल्स निकाले थे, और ये इमॉर्टल सेल्स होते हैं. इनको कैसे यूज करते हैं वो अपन को बिल्कुल नहीं पढ़ना है. उस इंसान के नाम में से ये है और ला वर्ड लिया गया है. अपन को तो इतना याद रखना है कि हेला सेल्स जो होते हैं दे आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ कैंसर, बस इन स्टडी ऑफ कैंसर. दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट कम्स, राइट? अब कैसे हम पता करें कि उस इंसान को कैंसर है या नहीं? और यहां हमारा कैंसर से मतलब है मेलिग्नेंट ट्यूमर, फैलने वाला, जो मेटास्टेसिस शो करता है. प्लीज नोट दिस डाउन, देन वील राइट अबाउट द डायग्नोसिस. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द डायग्नोसिस, यानी हम कैसे पता लगाएंगे. बहुत इजी है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, आप समझते जाओ और आपको आता जाएगा. पहली बात तो जिस भी टिश्यू में, जिस भी ऑर्गन में हमें लग रहा है कि कैंसर है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, हमें कैंसर के सिम्टम्स डिटेल में नहीं पढ़ना, अलग अलग कैंसर के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं. हाँ, बट एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी गठान अगर पेन नहीं कर रही है तो उसे सीरियसली लेना है. ब्रेस्ट कैंसर का फीमेल्स में मोस्ट कॉमन लंप जो होता है, ट्यूमर, वो पेनलेस होता है, और क्योंकि वो पेनलेस होता है लेडी ध्यान ही नहीं देती है, शी डजंट गो टू द डॉक्टर, और पता पड़ा जब वो पहुंची तब तक वो मेटास्टेसिस हो चुका है उसका, और वो फैल चुका है, स्टेज 3 स्टेज 4 पहुंच गया है. देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पेनलेस लम्प्स में, ट्यूमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है आप डॉक्टर को एक बार चेक कराएं. एनीवेज, तो पहला तरीका तो क्या है कि जहां भी जो भी ट्यूमर हमें लग रहा है कि यहाँ पे वो ग्रोथ है या वो इन्फेक्टेड है, उसका कुछ टिश्यू हम बाहर निकालें, और बाहर निकाल के उसको पतले पतले सेक्शंस में कट करें, और फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंदर जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट, वो उसको स्टडी करें, तो पता चल जाएगा कि नॉर्मल सेल्स हैं या कैंसरस सेल्स हैं. इसे कहते हैं बायोप्सी. बायोप्सी मतलब एक टुकड़ा, पीस लेना, पतले पतले सेक्शंस में कट करना, इसे बायोप्सी कहते हैं. और उसे स्टडी करना, उसे कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी, राइट? हिस्टो मीन्स टिश्यू, पैथोलॉजी मीन्स उसमें कोई एबनॉर्मैलिटी है और उसका एग्जामिनेशन. तो इसे पूरा नाम अब मैं लिख रही हूं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन. इसे डॉक्टर्स शॉर्ट में HPE भी लिखते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन. और ये कब होगा? जब आप बायोप्सी लेंगे. बायोप्सी मतलब वो टुकड़ा, वो पीस लेके, जैसे अगर हम यूट्रस कैंसर्स की बात करें, जब हमें लगता है यूट्राइन कैंसर हो सकता है, तो हम उस लेडी को बुला के उसके यूट्रस में से लाइनिंग को स्क्रैच करके या एक पीस बिट लेके और उसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं कि इसके अंदर के जो सेल्स हैं वो कैंसरस हैं या नॉर्मल हैं. सो दैट इज कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन. ये कहां होगा? अंडर माइक्रोस्कोप. जो भी टिश्यू है, हिस्टो का मतलब है टिश्यू होता है. सो बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप ऑफ द टिश्यू, ये पहला तरीका है. इससे हमें पता चल जाएगा कि वो सेल किस टाइप का है. दूसरा तरीका, अगर वो ब्लड कैंसर है तो हमें बायोप्सी कहां की लेनी पड़ेगी? बोन मैरो की. साथ में हम और क्या कर सकते हैं? हम ब्लड काउंट करा सकते हैं, और ब्लड में अगर आरबीसी का नंबर, सॉरी WBC का नंबर बहुत बड़ा हुआ आया, नॉर्मली WBC 4 to 10,000 होते हैं पर क्यूबिक mm ब्लड. सपोज वो लैक्स में आया, 5 लाख 10 लाख,
डायरेक्ट है कि उसको ब्लड कैंसर है, राइट। सो बोन मैरो बायोप्सी, और बायोप्सी जब भी होती है स्टूडेंट्स तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता ही होता है, एंड ब्लड सेल काउंट, जिसमें हम मेनली WBC का काउंट चेक करते हैं, एंड दिस इज इन केस ऑफ अगर हम ल्यूकीमिया सस्पेक्ट कर रहे हैं, और अब हम जानते हैं ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द फर्स्ट, कोई भी टिश्यू की बायोप्सी एंड HPE, पर्टिकुलरली ल्यूकीमिया के लिए बोन मैरो की बायोप्सी प्लस ब्लड सेल काउंट। ना और क्या तरीके हैं, हम एक्सरेज का यूज कर सकते हैं, सो दैट मीन्स यूज ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस यूज कैसे, जिसे हम रेडियो डायग्नोसिस कहते हैं, वी कॉल दिस रेडियो डायग्नोसिस, रेडिएशंस का यूज करके, जैसे एक्सरेज का यूज कर सकते हैं, यूज ऑफ एक्सरेज। आपने देखा होगा ब्रेस्ट कैंसर अगर लगता है, सस्पेक्ट करते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, तो मैमोग्राफी करवाई जाती है। मैमोग्राफी का मतलब ही होता है ब्रेस्ट में एक्सरेज डाल के और फिर चेक किया जाता है, कैसे क्या वो आपको नहीं पढ़ना, MBBS में पढ़ेंगे। सो एक्सरेज एग्जाम्पल, मैमोग्राफी ऑफ ब्रेस्ट, ये अपने को पता होना चाहिए। मैमोग्राफी जो है ये एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है, सर्जरी नहीं है, और ब्रेस्ट की है। मैमो का मतलब ही मैमरी ग्लैंड से ब्रेस्ट हो गया, तो हम एक्सरेज यूज कर सकते हैं। देन CT स्कैन, CT स्कैन का फुल फॉर्म आना चाहिए, CT का मतलब है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसकी बिल्कुल डिटेल्स नहीं पढ़नी है, पहले 2008 के पहले इनकी डिटेल्स आया करती थी, अब नहीं आती है। सो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें भी एक्सरेज का यूज करते हैं, पर इससे हमें जो भी ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, उसका 3D व्यू दिखता है, तो हम बेटर चेक कर सकते हैं। सो दिस ऑल्सो यूजेस एक्सरे रेज टू प्रोवाइड 3-dimensional, that is 3D view of internal organ। ये पूछते हैं स्टूडेंट्स कि 3D व्यू किससे दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, CT स्कैन। देन एक और तरीका है, एंड दैट इज MRI। MRI का भी हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दिस इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें एक्सरेज यूज नहीं कर रहे हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज नहीं कर रहे हैं, सो दे विल बी लेस हार्मफुल। प्लस इसमें हाई रेजोनेंस वाले रेडिएशंस हम यूज करते हैं। सो बेसिकली इन दिस वी यूजेस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। एक्सरेज जो है, चाहे डायरेक्ट एक्सरे लें चाहे CT स्कैन लें, वो दोनों आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज कर रहे हैं, जो बॉडी के लिए इन जनरल हार्मफुल होता है। सो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, इनफैक्ट स्टूडेंट्स जब एक्सरेज को यूज करते हैं तो जो रेडियोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर है, वो खुद शीट लगाता है, ताकि उसको अगर ये रेज आ गई तो उसके बॉडी में डैमेज हो सकता है, इतनी हार्मफुल होता है एक्सरेज। सो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, और इससे फिर हम जो भी इंटरनल ऑर्गन है उसकी जो भी इसमें चेंजेस हुए हैं, फिजिकल एंड उसकी वर्किंग में भी इनफैक्ट, एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन इंटरनल ऑर्गन, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यहां पे फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि बेस्ट टेक्निक कौन सी है कैंसर डायग्नोसिस के लिए, इट इज MRI, hence it is also one of the most expensive one। so this is the best technique। ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन, MRI, राइट। आप इसको लिखिए, फिर हम कुछ और टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, और जो टेक्निक्स हैं डायग्नोसिस के लिए, बेस्ट तो MRI है, उनमें हमें कुछ और नाम पता होने चाहिए, जैसे कि PET स्कैन करते हैं एक, इसकी भी हमें डिटेल्स नहीं पढ़नी है, इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो सब 2008 के पहले के होते हैं। सो PET स्कैन का नाम पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पॉजिट्रॉन
इसमें पॉजिट्रॉन्स का एमिशन किया जाता है, टोमोग्राफी, दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन द कैंसर डायग्नोसिस। देन नेक्स्ट इज कोई पर्टिकुलर एंटीजेन्स अगर हैं जो कैंसर कॉज कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं ब्लड टेस्ट करके। सो स्पेसिफिक एंटीजन टेस्टिंग जनरली ये ब्लड टेस्ट में करते हैं। ब्लड टेस्ट जैसे स्टूडेंट, ये कैंसर होता है प्रोस्टेट का मेल्स में, वो जो कैंसर है प्रोस्टेट का वो एक पर्टिकुलर एंटीजन के कारण होता है, जैसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं। तो अगर हम टेस्ट कर लें एंटीबॉडीज ऐड करके, कैसे भी हम पता कर ले कि हाँ वो एंटीजन है, मतलब वो कैंसर है, उस कैंसरस सेल्स प्रेजेंट है प्रोस्टेटिक सेल्स में। सो एग्जाम्पल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक, ये पूछते हैं एंटीजन जिसे PSA कहते हैं शॉर्ट में, इन प्रोस्टेट कैंसर। Definitely in males, prostate is found only in males, we know now. So prostate specific antigen, that is PSA. तो ये कुछ तरीके हैं कैंसर को डायग्नोसिस करने के। Now next we have to write down about the treatment modalities, how to treat. Students, काफी सारे कैंसर्स हैं जो अब ट्रीटेबल हैं, बट अगर वो राइट टाइम पे डायग्नोज हो जाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मल अपनी बॉडी की फंक्शनिंग में लगता है, एक बार आप डॉक्टर को दिखाएं, उसे इग्नोर नहीं करें। जैसे कैंसर में कॉमनली वेट लॉस बहुत कॉमन होता है, अलग अलग कैंसर्स के अलग अलग सिम्टम्स हैं, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो टू द डॉक्टर एंड इट शुड बी डायग्नोज्ड एट अ राइट टाइम, इसलिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रीटमेंट में मेन 4 थेरेपीज हैं। नंबर 1, सर्जरी। सर्जरी में जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसे निकाल दिया जाता है, साथ में आसपास के कुछ और लिम्फ नोड्स वगैरह भी निकाला जाता है, नॉर्मल टिश्यू, ताकि अगर वहां पर कुछ एक सेल्स हैं तो वो और आगे कहीं मेटास्टेसिस करके ना फैल जाए। सो 1 इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। नाउ सेकेंड इज रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में स्टूडेंट्स रेडिएशंस दिए जाते हैं और उन रेडिएशंस के थ्रू जो कैंसर सेल्स हैं उन्हें लीथल उनके लिए रहते हैं, जानलेवा रहते हैं, उन्हें मार दिया जाता है। और रेडिएशंस इस तरह से देते हैं, ये सब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, कि नॉर्मल सेल्स जो हैं उनका डैमेज ना हो। सो व्हाट डू वी डू रेडियोथेरेपी में? रेडिएशंस लीथल यानी जानलेवा टू कैंसरस सेल्स but not to normal cells are given. जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल अगर हम इसका लें रेडिएशंस का, I-131 के रेडिएशंस दिए जाते हैं थायराइड कैंसर के लिए, थायराइड कैंसर। देन SR-90 के रेडिएशंस देते हैं, रेडॉन 220 के रेडिएशंस, ये कुछ रेडिएशंस यूज करते हैं अलग अलग कैंसर्स में। यू नोट दिस डाउन, देन वी विल राइट फ्यू मोर ट्रीटमेंट मोडालिटीज। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन जो क्वेश्चन आता है वो है कोबाल्ट 60 भी यूज करते हैं। कोबाल्ट 60 और I-131 ये 2 मेन आपको याद होने चाहिए, इसको आप नहीं भी याद रखो तो चलेगा, यू विल गेट कंफ्यूज्ड, ये 2 आपको जरूर याद होने चाहिए। रेडियोथेरेपी मेनली रेडिएशंस का यूज करते हैं। नाउ द थर्ड इज कीमोथेरेपी। आपने देखा होगा, सुना होगा, मूवीज में भी दिखाते हैं, कैंसर के पेशेंट्स के पूरे बाल उड़ जाते हैं, दे बिकम बैल्ड हेडेड, वो कीमोथेरेपी में होता है। सो कीमोथेरेपी में बेसिकली हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है। इसमें एक नेचुरल एंटी कैंसर केमिकल भी है, नेचुरल एंटी कैंसर ड्रग्स। ये हमने 11th में भी इनके नाम पढ़े थे, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। ये एक प्लांट से मिलती है, सदाबहार, याद है आपको,
दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विंका रोजिया प्लांट, और इसी का दूसरा नाम है कैथरैंथस रोजिया प्लांट। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन कीमोथेरेपी में यूज करते हैं, मेडिसिन है यानी केमिकल्स हैं जो नेचुरली मिलती हैं यहां से, इसीलिए इट इज अ नेचुरल एंटी कैंसर ड्रग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कीमोथेरेपी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हमने बात करी हेयर लॉस इज वेरी कॉमन, बैल्ड हेडेड हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं, एनीमिया बहुत कॉमन होता है, आरबीसीज भी साथ में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो हेयर वाले सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन, हेयर लॉस और एनीमिया किसका साइड इफेक्ट है? कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है। नाउ फोर्थ इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इम्यूनोथेरेपी में हम बेसिकली या तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देते हैं जो पर्टिकुलर एंटीजन जो है कैंसर कॉजिंग एंटीजन जो है उसके अगेंस्ट वर्क करती है। सो वी कैन जस्ट राइट यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, राइट। या कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं इनमें प्रॉपर्टी होती है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो इन्हें पहचान नहीं पाते, ये छिप जाते हैं उनसे कैसे भी करके, आइस पाइस खेल के ये छिप जाते हैं, ये दिखते ही नहीं है, तो इम्यून सिस्टम इन पर अटैक ही नहीं कर पाता है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस बेसिकली मेडिसिन ही हैं, बट वो इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है, तो हमने उसको इम्यूनोथेरेपी अलग से नाम दे दिया। कई बुक्स में वो कीमोथेरेपी में भी मिलेगा क्योंकि है तो केमिकल्स ही, वो हम प्रोवाइड करते हैं और वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है ताकि वो इन हिडन छिपे हुए कैंसर सेल्स को पहचान के उन पे अटैक कर सके। तो उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। ये क्या कर रहे हैं? जो कैंसर सेल्स के खिलाफ बायोलॉजिकल बॉडी का रिस्पॉन्स है उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं। सो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स या जिन्हें BRM भी कहते हैं शॉर्ट में, ये कुछ केमिकल्स हैं, केमिकल्स विच बूस्ट बढ़ा देते हैं, बूस्ट इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज हिडन कैंसर सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई जगह ये आपको कीमोथेरेपी के अंदर भी मिलेगा, कैंसर सेल्स, राइट। और फिर वो इन्हें मार सकता है, किल कर सकता है, हमारे इम्यून सिस्टम टैकल कर सकता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे इंटरल्यूकिन, हम पढ़ेंगे इनके बारे में, इंटरल्यूकिन होते हैं, देन इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन अल्फा। इनफैक्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डायरेक्ट भी अटैक करती हैं और एज BMR भी अटैक करती हैं। सो दिस इज हाउ दे विल बूस्ट द इम्यून सिस्टम एंड देन दे विल हेल्प। कई बार एज आई एम अगेन रिपीटिंग ये कीमोथेरेपी में भी लिखते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लास्ट मोडालिटी पढ़ेंगे अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नाउ स्टूडेंट्स, इम्यूनोथेरेपी में ही एक लास्ट और इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी में अगर हम बात करें, दोनों एक ही बात है, तो कुछ और ऐसी ड्रग्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ इनहिबिटर्स ऑफ TAF। नाउ व्हाट इज दिस TAF? समझिएगा, कैंसर सेल्स जो हैं वो एक फैक्टर रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं ट्यूमर, या ट्यूमर नहीं, टिश्यू, आई एम सॉरी, टिश्यू एंजियो। ट्यूमर पढ़ के ट्यूमर ही घुस गया है दिमाग में, किसी के दिमाग में ट्यूमर ना घुसे। एंजियोजेनेसिस फैक्टर, नाम से समझ में आ रहा है, टिश्यूज में एंजियो मीन्स ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगा ये फैक्टर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज रिलीज्ड बाय
कैंसरस सेल्स, और ये कैंसरस सेल से रिलीज होकर जो ब्लड वेसल्स है उनका फॉर्मेशन करता है, ताकि उस ब्लड के थ्रू फिर वो कैंसर सेल्स और जगहों पर जाए. सो दिस इंड्यूस न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन टुवर्ड्स ट्यूमर. तो ट्यूमर की तरफ खूब नई नई वेसल्स बनती हैं, फिर उन ब्लड वेसल्स के थ्रू वो ट्यूमर के सेल्स, कैंसर के सेल्स और जगह चले जाते हैं, फिर वो वहां जाकर ये फैक्टर निकालेगा, फिर और इस तरह से ब्लड सप्लाई बढ़ती जाएगी और वो सब जगह फैलता जाएगा. हम जो मेडिसिन दे रहे हैं वो इस TAF का इनहिबिटर देते हैं. ये तो TAF के बारे में है. तो कैंसरस सेल्स जो हैं उनमें ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज करने की कैपेसिटी होती है. राइट. सो दीज आर सम ऑफ द ट्रीटमेंट मोडालिटीज फॉर कैंसर. तो हमने आज की क्लास में प्रिवेंशन ऑफ एड्स एंड कैंसर, कैंसर की मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड कैंसरस सेल, देन बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर का डिफरेंस, देन टाइप्स ऑफ कैंसर दैट इज कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया, देन causes of cancer, physical, chemical, biological agents, then genes associated with cancer, that is proto-oncogenes, tumor suppressor genes and V-oncogenes के बारे में पढ़ा. then diagnosis कैसे करते हैं, biopsy, histopathological examination, x-ray, CT scan, MRI, PET scan, these are all the diagnostic modalities. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रीटमेंट में सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी. जनरली स्टूडेंट्स इनका कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है और वो सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि इन्हें किस कॉम्बिनेशन में इन चारों थेरेपीज को उस पेशेंट को प्रोवाइड करना है. So with this we have completed the disease, the deathful disease of cancer. नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कि ये सब डिजीजेस को फाइट करने के लिए हमारा जो कमांडर है, यानी हमारी जो आर्मी है, सेना है, आर्मी, एयरफोर्स, सारा डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम, वो क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है. वी विल टॉक अबाउट द इम्यून सिस्टम फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. टिल द नेक्स्ट क्लास, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.